अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के 5 रोज बाद अहम पेशरफ्त। खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी करने वाले 20 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 400 में से 100 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत हैं। मुकदमे में मजीद दफा शामिल करने का भी फैसला कर लिया गया। गफलत बरतने पर आला पुलिस अफसरान पर तनज़्ज़ुली की तलवार भी चल गई। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, अलबत्ता तशद्दुद के 13 वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। दस्तदराजी के दौरान खातून के जिस्म पर मील भी पड़े। जहांगीर खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी, जेर हिरासत अफराद में से 20 की शनाख्त कर ली गई। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। 4 तहकीकाती टीमें मामले की तफ्तीश के लिए 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले चुकी हैं, जिनमें से नादरा की मदद से 20 अफराद की शनाख्त की गई। शनाख्त होने वालों में शाहजेब, अक्कास और हुजैफा वगैरह शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने चंद साथियों के कुहाट फरार होने का इंकशाफ भी किया है। मुतासिरा खातून का मेडिकल जुमेरात के रोज करवाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून के सीने, गर्दन और हाथों पर सूजन पाई गई है। जिस्म पर तशद्दुद के 13 वाज़ेह निशानात हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर जिस्म नीला पड़ा है। ताहम मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खवातीन से बदतमीजी की मजीद वीडियोज मंजर आम पर आ गईं। वीडियोज में औबाश लड़कों को पार्क में आने वाली खवातीन के साथ बदसलूकी करते देखा जा सकता है। खवातीन के साथ मौजूद लड़के उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्तइल हुजूम मुसलसल दस्तदराजी की कोशिश करता रहा। एंटी रॉयड फोर्स के एहलकारों ने खवातीन को महफूज मकाम तक पहुँचाया। पुलिस का कहना है कि वीडियोज़ रवां साल यौम आज़ादी की हैं या गुज़श्ता साल की, इसकी तस्दीक की जा रही है। वीडियोज़ को तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया गया। गैर मुल्की सहाफ़ियों की पाकिस्तान आमद और वीज़ा समेत दीगर सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मज़ीद किन उमूर का जायज़ा लिया गया है, जानते समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। देखें, इस अहम इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से वज़ारत इत्तलात के इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों की पाकिस्तान आमद और उनको वीज़ा समेत दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी आज इस अहम इजलास में मामलात पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग हुई। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में खुसूसी सेल कायम किया गया है, ताकि जो दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं उन पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको सहूलत की खातिर वज़ारत इत्तलात में खुसूसी एक एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग जो बनाया गया है उस इक़दामात को भी सराहा। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार, आज़ाद और जिम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलतरीन तरजीह है। ये इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब, सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। दबाव मत डालो, हमारे फंड्स और असासे मुंजमद ना करो। पैसा नहीं होगा तो अफगान अवाम कहाँ से खाएंगे। तालिबान ने आलमी बिरादरी से अपील कर दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने मुतालबा किया कि दुनिया हमें तस्लीम करे। बोले, फ़िलहाल आम इंतखाबात से ज़्यादा एक जामे हुकूमत की ज़रूरत है। ख़वातीन को बराबरी के हुकूक देने का अज़्म करते हुए नया अफगान आइन तैयार करने का भी ऐलान किया। अफगानिस्तान की तामीर नौ में चीन के किरदार को कलीदी करार दिया। अफगानिस्तान का कौमी परचम 100 साल में 18 मरतबा तब्दील किया गया। कौमी परचम पर कई रंग आकर गुजर गए। तालिबान ने इरादा किया है कि इसे सफ़ेद रंग दिया जाए जिस पर कलमा तैयबा लिखा हो। रोज कब जलालाबाद में अफगानिस्तान परचम हटाए जाने पर एहतजाज हुआ और कई अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। मगर ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान का परचम पहली बार बदला गया। जिस तरह अफगानिस्तान पर कई सुपर पावर हो गुजरे और कोई न ठहर सका, इसी तरह अफगान कौमी परचम पर भी कई रंग आए और गए और अब तालिबान ने उसे सफ़ेद रंग के कलमा इलाह में बदलने का इरादा कर लिया है। 100 साल पहले जब अफगानिस्तान बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ था, तब से अब तक कौमी परचम में 18 बार तब्दीली या तरमीम हो चुकी है। सबसे पहले हबीबुल्लाह खान ने मुकम्मल स्याह परचम पर तलवारें और मस्जिद का नक्श शामिल किया था और फिर कई छोटी बड़ी तरामीम हुई। हबीबुल्लाह कलकानी के तहत परचम में 3 रंग शामिल हुए। 1974 में एक चील पर फैलाए परचम में शामिल हुई थी। 1978 में कम्युनिस्ट कू के बाद
परचम सुर्ख हो गया था। 1992 में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद परचम पर मस्जिद, गंदम और तलवारें लौट आई थीं। 1996 में तालिबान बरसर इक़्तिदार आए और परचम सफ़ेद हो गया, जिस पर कलमा ला इलाह नक्श था। फिर शुमाली इत्तेहाद 2001 में काबुल पर हाकिम हुए और परचम सब सफ़ेद और स्याह रंगों में ढला और अगले ही साल सुर्ख, सब्ज और स्याह हो गया। और अब 2021 में इत्तेहादी फौज के जाने के बाद तालिबान ने फिर सफ़ेद परचम मुतारिफ करवा दिया है। नेटो ने कहा है कि काबुल से 18,000 अफराद को निकाल चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि तालिबान मुखालिफिन को घर घर जाकर तलाश कर रहे हैं, उन्हें सजाएं दी जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अमरीकी और नेटो अफवाज के साथ काम करने वालों को तलाश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के रास्ते में भी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जो खुद को तालिबान के हवाले नहीं कर रहे, उन लोगों के अहल खाना को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें शरई कानून के मुताबिक सजा दी जा रही है। उन्हें फांसी दिए जाने का भी खदशा है। तालिबान तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि किसी के घर पर हमला नहीं किया, लेकिन अपने रियासती और मजहबी मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी हममनसब से गुफ्तगू में कहा, दुनिया ने अगर तालिबान की मदद ना की तो मामलात और ख़राब हो जाएंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। PIA सरबरा अरशद मलिक आज खुद तैयारा लेकर काबुल रवाना हो गए हैं। आपको इस खबर से हम आगाह कर रहे हैं कि ये मिशन है अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को वापस लाने का ये मिशन है, जिसके लिए ये जो परवाज़ें हैं ये रवाना की जाएंगी। CEO PIA अरशद मलिक भी एक परवाज़ में काबुल गए हैं। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अरशद मलिक अफगान सिविल एविएशन और नेटो हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। अरशद मलिक काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा ऑपरेशंस का जायज़ा भी लेंगे, जबकि PIA की जो मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ें हैं वो काबुल के लिए रवाना हो चुकी हैं। परवाज़ें काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाएंगी। CEO PIA अरशद मलिक अमले की हौसला अफजाई के हमरा हैं। अरशद मलिक अफगान सिविल एविएशन और नेटो हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि अरशद मलिक काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा ऑपरेशंस का जायज़ा लेंगे। काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने दिन रात काम किया। दीगर ममालिक के अफराद भी पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम की तारीफ किए बगैर न रह सके। कौमी एयरलाइन ने भी अपनी कारकर्दगी से दुनिया की तवज्जो समेट ली। भी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वहाँ से पानी नहीं दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, हमें आपको पता है किंझर से पानी मिलता है, दूसरा हब डैम से पानी मिलता है। हब डैम में तो इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन किंझर पे आज जो लेवल है वो 47.2 फीट है और नॉर्मली इस सीजन में इस वक्त 54 फीट होता है पानी। इस वक्त जो हमारे पास कोठड़ी बराज में पानी आ रहा है, आज का जो अप स्ट्रीम पानी था वो 36,000 क्यूसेक था और कुछ दिनों में बिकॉज ऊपर से पानी कम होना शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं सक्खर बराज डाउन स्ट्रीम 32,000 है, तो ये पानी जब पहुंचेगा कोठड़ी तक तो ये 25-26,000 रह जाएगा क्यूसेक आज से हफ्ते बाद। और जब ये इतना रह जाएगा तो आप किंझर की भी प्रॉपर फिलिंग नहीं कर सकेंगे। या तो आप अपने क्रॉप्स को बचाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पानी पीने के पानी को दी जाती है, तो किंझर को पानी दिया जाएगा तो क्रॉप्स भूल जाएं। लेकिन इस फ्लो के बावजूद किंझर उस लेवल पे नहीं होगा और हमें शदीद बहरान पानी का आ सकता है आगे चल के, अगर इरसा ने हमें कॉम्पनसेट नहीं किया। अब इतनी बातों के बाद सबको पता है कि क्या बहरान है, लेकिन इस वक्त भी चश्मा झेलम लिंक कनाल और तोसना पंजनत लिंक कनाल वो दोनों बह रहे हैं। एक 10,000 क्यूसेक है फ्लो, दूसरे का 5-6,000 क्यूसेक फ्लो चल रहा है इस वक्त। ये 16,000 क्यूसेक ये जब कनाल्स बने थे, और ये मैंने कई बार आपको वो सिंध पंजाब का जो एक एग्रीमेंट 1972 में हुआ था जो चीफ मिनिस्टर साहिबान ने सिग्नेचर की थी, 291 अकॉर्ड के बाद कहते हैं वो, या मैंने आपको सिंध का केस जो हमेशा लड़ा गया है रिगार्डिंग दीज कनाल्स ये बताया है कि ये कनाल्स जो हैं इस वक्त सिर्फ ऑपरेट होने चाहिए जब इंडस पे सरप्लस पानी हो और दूसरे एंड पे शॉर्टेज हो। इंडस पे सरप्लस क्या, आप डाउनस्ट्रीम को तो छोड़ें, डाउनस्ट्रीम भी 8.6 MF तो वो खुद मानते हैं, हम तो कहते हैं कम से कम 10 MF होना चाहिए।
8.6 MF वो खुद मानते हैं, लेकिन इस सीजन तक इस वक्त 1 या 1.5 MF से ज़्यादा पानी डाउनस्ट्रीम नहीं गया है। उधर भी आप पानी नहीं दे सकते और आप चश्मा झेलम और तोसा पंजनाथ लिंक कैनाल बाहर है, इरसा कर रही है। मेरा किसी सूबे से इतराज़ नहीं है, मेरा इरसा से है। और इरसा एज पर वाटर अकॉर्ड और जो इनका कानून है, ये इरसा का कानून है, ये भी अगर आप लोग सब पढ़ लें, इस इरसा के कानून में लिखा है कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर अकॉर्ड, कोई और तरीके का कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। और इसके बाद इसके मिनट्स बना करेंगे, जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद उसके मिनट्स बना करेंगे। और अगली दफ़ा जब मैं आज 3 महीनों में आऊँगा तो हम लोग पहले उनको डिस्कस क्या करेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा, क्या वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, और उस डायलॉग को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग होगा आप में और हमारे में एज पार्टनर्स। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है मिलकर, हम अकेले नहीं चला सकते। आप भी कोशिश करेंगे और हुकूमत आपके साथ नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत और ताजर बरादरी और सनतकारों को ये साथ मिलकर चलना होगा। और आपको इस चीज़ की वो यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि मैं तो प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, मैं तो आप में से जाके उधर बैठा, मैं तो आपकी फेडरेशन का मेंबर हुआ करता था जब मैं यहाँ ओवरसीज का वाइस प्रेसिडेंट होता। तो अगर मैं आपका ही मेंबर हूँ और मेरी उम्र भी 68 साल है, तो मैं जाके, मेरा दिमाग तो एकदम नहीं फिर सकता ना वहाँ जाके, मैं एकदम नहीं चेंज नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ना टाइगर कैन नेवर चेंज स्पॉट, तो मेरे स्पॉट्स तो वही हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे कंस्ट्रक्टिव किस्म की सजेशन दें, जो हमारे इस वक्त जो हमारे पास जो स्पेस है या जो हालात हैं, इसमें रहते हुए हमने आगे कैसे बढ़ना है। और ज़रूरी नहीं है कि रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे, ये तो एक कहावत, बड़ी मशहूर कहावत है। और हम तो रोम की बात भी नहीं कर रहे, हम तो पता नहीं हमारा जो सिलसिला है वो तो बड़ा पीछे से शुरू हो रहा है और बहुत आगे जाना है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी अब हमारी मुशावरत होगी और हम लोग पॉलिसीज बनाया करेंगे, उसमें आप एक बिल्कुल कलीदी जो है किरदार जो है वो निभाएंगे। आपका जो हम लोग प्रोसेस बनाएंगे, जो मैंने टैक्सेस पे भी है, बिजनेस की दूसरी पॉलिसीज पे भी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने 3,200 अरब रुपए की रिकॉर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के अंदर की, जिससे तवानाई की इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे पिछले 5 सालों में जो 700 अरब थी उसके मुकाबले में 1400 अरब से ज्यादा की तवानाई में डबल इन्वेस्टमेंट की, तभी ये मंसूबे लगे। इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई। आज कराची से हैदराबाद सफर करने वाला, सक्खर से मुल्तान सफर करने वाला, मुल्तान से लाहौर सफर करने वाला, या मुल्तान फैसलाबाद से इस्लामाबाद और हजारा मोटरवे पे सफर करने वाला, या गवादर से कोयटा या गवादर से रतो डेरो जाने वाला वाया खुशदार, या मगरबी रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला बना है, या गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें, कश्मीर की सड़कें, पूरे मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और उन्हें मालूम है कि यह किसने बनाया है। सी पैक के मंसूबे कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद पिछले 3 सालों में वो मंसूबे जो हम मंजूर करके गए थे उन्हें भी ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा सका। ML1 जिसकी तमाम मंजूरी हो चुकी थी, जिसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया था, आज 3 साल हो गए हैं ये हुकूमत कराची पेशावर ML1 रेलवे मंसूबे को लॉन्च नहीं कर सकी।
3 साल लेट कर दिया है। आज 3 साल हो गए हैं। मीरपुर मुजफ्फराबाद मानसेरा मोटरवे का मंसूबा जो सीपैक में मंजूर हो चुका है उसको ये लॉन्च नहीं कर सके। आज जो गिलगित चित्राल से जो शाहराह नीचे आती है चकदरा तक, वो शाहराह जो है उसको ये शुरू नहीं कर सके। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को हम सीपैक में मंजूर करके छोड़ गए थे। आज 3 साल हो गए हैं, केसीआर मंसूबा उस पे अमल दरामद नहीं हो सका। पेशावर कोयटा के लिए सर्कुलर रेलवे के मंसूबे मंजूर हुए हैं, मंजूरी है सीपैक के अंदर, आज तक शुरू नहीं हो सके। तो नया मंसूबा इन्होंने कहां से लेकर आना था? वजीर खजाना साहब ने कहा जी प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया था। मिस्टर शौकत तरीन, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो 2013 और 18 के दरमियान हुई वो प्लानिंग कमीशन ने की थी। प्लानिंग कमीशन ने विजन 2025 बनाया, 5 ईयर प्लान बनाए। प्लानिंग कमीशन ने मजबूत स्क्रूटनी के जरिए 700 अरब रुपए की बचत की सरकारी मंसूबों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सालों में 700 अरब रुपए की रैशनलाइजेशन की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के शाही किले में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने वाले मुलजिम को जमानत मिल गई। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए मौके पर इख्तियार किया कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज शीमा ने करार दिया कि इल्जामात काबिल जमानत है। मुलजिम की तरफ से 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाए जाने पर रिहा कर दिया जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,783 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 51,982 टेस्ट किए गए। 3,239 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बदला, तकदीर न बदली। बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किल हुई आसान। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट का नतीजा अब सिर्फ 1 घंटे में मिलेगा। एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट के लिए 4 काउंटर्स बना दिए गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रहम यूसुफ जई से। रहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से मुसाफिर अब बैरून मुल्क जाते हैं और उनको रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत भी दी जा रही है। पेशावर का ये बादशाह खान एयरपोर्ट पाकिस्तान में पहला एयरपोर्ट बन गया है जो कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 काउंटर यहाँ पे कायम किए गए हैं जो कि मुसाफिरों को रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत दी जा रही है। हमारे साथ इस रैपिड PCR टेस्ट के इंचार्ज हमारे पास मौजूद है डॉक्टर साजिद। ये बताएं कि जब से यूएई गवर्नमेंट ने फ्लाइट बहाल किए, कितने मुसाफिर यहाँ से गए हैं, कितने टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं? सबसे पहले बादशाह खान एयरपोर्ट ने काम स्टार्ट किया। अभी तक अराउंड अबाउट मोर देन 4,000 पैसेंजर यहाँ से डिक्लेयर होकर चले गए। नेगेटिव तो चले जाते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं उन मुसाफिर के साथ क्या किया जाता है? उनको यहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, फिर उनको आइसोलेट कर रहे हैं, उनका डेटा अपने पास रखे, आइसोलेट करके फिर उनको घर वापस भेजे। तो एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक किसी भी मुसाफिर को फ्लाइट से 6 घंटे पहले यहाँ पे आना पड़ता है और उनको रैपिड PCR टेस्ट के बाद उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रहम यूसुफ जई। और अभी आपको बताएं कि मजीद 1 हफ्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे। ये आम खबर हम आपके साथ शेयर करें स्कूल्स के हवाले से कि मजीद 1 हफ्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका एक नया चेहरा नजर आ गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें। बाकी सियासत यहाँ आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है। इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं। तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, दूसरा आपका सवाल था कि कराची की पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है। इंशाअल्लाह ताला
हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तकफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में। हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि मज़ीद एक हफ़्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए स्कूल फेडरेशन से हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब नई SOPs के मुताबिक मज़ीद एक हफ़्ता स्कूल्स नहीं खुलेंगे, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक तरफ अभी 2 दिन कबल ही ये बात हुई और इसमें बाकायदा तौर पर स्टीयरिंग कमेटी के अंदर भी हमारे भी नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें ये तय हुआ था कि 23 से बाकायदा तौर पे जो क्लासेस हैं उनका इजरा होगा और रेगुलर क्लासेस होंगी। हम ये देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान खुला है और ख़ास तौर पे जो सिंध है उसके अंदर भी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी हैं। SOPs पे अमल दरामद करने वाले जो तलीमी अदारे हैं, जिनमें असातिज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह अब मोस्टली जो हमारे 80% से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी उनकी हो चुकी हुई है, तो ये कुछ जवाब नहीं बनता कि आप जो है तालीम के दरवाजे वो अपनी औलादों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सिंध के रहने वाले हमारे काशिफ साहब, आपको वजह क्या सामने आती है? जैसा कि आपने खुद कहा कि 2 दिन पहले जो आपके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे और ये फैसला कर लिया गया था कि 23 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो क्या कन्फ्यूजन है सिंध हुकूमत को या किसी सोच की कमी है, क्या समझते हैं आप? यकीनन जी, मैं तो इसमें यही कह सकूंगा कि शायद इनकी तालीम से सिंसियरिटी नहीं है और इनकी तरजीह नहीं है। यकीनन अगर सब कुछ खुला है और हमारे बच्चे जो हर जगह पे जा रहे हैं, वो हर जगह अवेलेबल हैं, वो पार्क्स में, होटलों में, शादी हॉल में, हर जगह वहाँ पे आपको बच्चे दिखाई देते हैं, तो ये तो एक बहुत अफसोसनाक कदम है। खास तौर पे सिंध में जबकि हमारे 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और 65 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले, और दुनिया में ये सक्सेस स्टोरी हमेशा रही है कि सबसे पहले तालीमी इदारे खोले जाते हैं और बाद में जो है वो बाकी चीजों को देखा जाता है। लेकिन ये साबित करता है कि हमारा जो सिंध के अंदर जो है वो तालीम से उस तरह उनकी तरजीह में शामिल नहीं। मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कि सिंध के बच्चों को भी उतना ही 25A आईनी हक है कानून के मुताबिक जितना पूरे पाकिस्तान के बाकी बच्चों को हक हासिल है, लिहाजा SOPs को हम इंश्योर। ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, साथ रहिएगा। हमारे चेयरमैन स्कूल एसोसिएशन हैदर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, जिस तरीके से काशिफ मिर्जा भी कह रहे हैं कि ये इस तरह के फैसलों का तसलसल है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है कि पहले एक फैसला किया जाता है, 2 दिन बाद ही उसके बरक्स कोई फैसला कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा फैसले पर आप? 2 साल से जो तालीमी सूरत हाल है वो हमारे और आपके सामने है। गुजारिश ये है कि 17 अगस्त को होने वाली स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर वजीर सेहत सिंध और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध ने भी शिरकत की और स्टीयरिंग कमेटी ने उस रोज़ मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया कि चूँकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 95% तक और प्राइवेट स्कूल्स में 80 से 90% तक वैक्सीनेशन का अमल हो चुका है, लिहाजा 50% हाजिरी और वैक्सीनेशन की शर्त के साथ SOPs के तहत तमाम तालीमी अदारे 23 अगस्त से लाजमी तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसके लिए एक वर्किंग कमेटी भी बना दी गई और जिसका इजलास आज होना था, लेकिन उस इजलास को आज मुलतवी कर दिया गया। मैं समझता हूं कि जब वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, SOPs की बात भी हुई है, 50% हाजिरी के साथ तमाम तालीमी अदारों को सिंध के भी खोला जाना चाहिए, क्योंकि सिंध की सूरत हाल मजीद खराब से खराब तर इस तरह होती जा रही है कि सरकारी स्कूलों से भी 5 से 6 लाख बच्चे जो है वो तालीम को खैरबाद कह चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी 7 से 8 लाख बच्चे तालीम छोड़ चुके हैं और इसी तरह नए दाखिल होने वाले बच्चे गुज़िश्ता 2 साल में उनकी तादाद भी 20 लाख बनती है। इस तरह सूबे सिंध में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 40 लाख से बढ़कर तकरीबन 65 लाख से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। इस तरह तालीमी नुकसान मुसलसल हुए जा रहा है।
कि प्राइमरी के बिल्कुल बच्चे, ठीक कह रहे हैं सर कि सेकेंडरी ये के बहुत ज्यादा तालीमी नुकसान हो रहा है। अभी काशिफ मिर्जा साहब भी यही कह रहे थे कि जब पूरा पाकिस्तान खुला है, टीचर्स की भी ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो गई है, फिर स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी मुत्तफिका फैसला हो गया था कि 50% अटेंडेंस पर स्कूल खोल दिए जाएंगे, फिर आज ये फैसला सामने आया कि मजीद एक हफ्ते बाद जो है ये स्कूल खुलेंगे। तो काशिफ मिर्जा साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच रही है सिंध हुकूमत, ये किस तरह का माइंड सेट है? जी हैदर साहब, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं समझता हूं कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि सूबाई टास्क फोर्स हो या वज़ीर आला सिंध हो, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी जो वज़ीर तालीम सिंध की सरबराही में काम करती है और वज़ीर सेहत सिंध ने खुसूसी तौर पर 17 अगस्त को होने वाले इजलास में शिरकत की और इस बात पर इत्तेफाक किया कि अब तालीमी अदारों को मजीद बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि गुज़िश्ता 2 सालों में नाकाबिले तलाफी तालीमी नुकसान हो चुका है। ठीक है हैदर साहब, तो आपकी मुशावरत से ही पहले जो चीज़ें हुई थी, अब इसके बरक्स ये फैसला सामने आया, तो आगे का लाएअमल क्या होगा आपका? देखिए, मैं फौरी तौर पर अपने लाएअमल का ऐलान नहीं कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि इस फैसले पर फौरी नज़रसानी की जाए। हम तमाम एसोसिएशंस मिलकर इस फैसले पर अपना लाएअमल जो है वो बहुत जल्द उसका ऐलान करेंगे। अच्छा हैदर साहब, जिस तरह कि अभी अब से कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि तकरीबन 6 से 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि अब स्कूलों से बाहर आ चुके हैं इन्हीं तमाम बंदिशों की वजह से, तो ये स्टैट्स आपने सिंध हुकूमत के सामने या उस स्टीयरिंग कमेटी के सामने आपने रखे थे और कुछ कहना था सिंध हुकूमत का इस मुतालिक? स्टीयरिंग कमेटी में ये सरकारी स्कूलों से 5 से 6 लाख बच्चों के चले जाने की बात भी खुद सरकारी तौर पर की गई और प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी ये बताया गया कि 6 से 7 लाख बच्चे तालीम छोड़ चुके हैं और 2 सालों से दाखिल न होने वाले बच्चों की तादाद भी तकरीबन 10 लाख बनती है। इस तरह 20 से 25 लाख बच्चे तालीमी सर्कल से बाहर हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का भी कोई खातिर खा फायदा ठीक है, बिल्कुल ये तशवीशनाक सूरत हाल है। चेयरमैन स्कूल एसोसिएशन हैदर अली साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। 17 अगस्त को जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला किया गया था कि 23 अगस्त के बाद स्कूल्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब वज़ीर आला सिंध जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स मजीद एक हफ्ता नहीं खोले जाएंगे। फैक्ट्री से निकले माल पर टैक्स की मोहर होगी तो ही मार्केट में फरोख्त होगा। एफबीआर ने तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से भी। फिल वक्त आपको बताएं कि फैक्ट्री से निकले माल पर टैक्स की मोहर होगी तो ही ये मार्केट में फरोख्त हो सकेगा। तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया है।